नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। ये गांधी संग्रहालय है और यहाँ पर मैग्सेसे अवार्ड विजेता संदीप पांडे यहाँ आए हुए हैं। बहुत ही लोकप्रिय लोग हैं और प्राकृतिक सवाल पर, पर्यावरण के सवाल पर इनकी गहरी पकड़ है, इन पर गहरा इनका अध्ययन है। हम इनसे कई सवालों में बात करेंगे। आइए सीधा हम उनसे बात करते हैं, मुखातिब होते हैं। सर, आप पर्यावरण पर भी काफ़ी आपका अध्ययन है, पर्यावरण पर भी काफ़ी काम किए हैं आप। ऐसे आज शिक्षा पे सवाल था आपका, ज़रूरत था, यहाँ विमर्श था यहाँ पर, वो हम सभी ने सुना, हमने रिकॉर्ड भी किया, दर्शक भी देखेंगे उसको। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा हट करके इससे रहेगा सर, कि सवाल मेरा ये है कि आप पर्यावरणविद हैं और जिस तरह से छत्तीसगढ़ के जंगलों को, हसदेव जंगल जिसको बोले हैं, उसमें 10 लाख से अधिक पेड़ काट डाले गए हैं, पहाड़ तोड़ा जा रहा है। करेगुट्टा की पहाड़ी पर जिसको कि माओवादी है, माओवादी वहाँ पर कब्जा किए हुए है, यह कह करके उससे पहाड़ पर कब्जा करने की तैयारी चल रही है, तोड़ने की तैयारी चल रही है पहाड़ को अभी अब। तो और इसके अधिक जो लोग विरोध कर रहे हैं या जो लोग विरोध नहीं भी कर रहे हैं, 500 से 550 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई है, आदिवासी लोग हत्या कर दी गई है। अभी अभी 25 लोगों को गिरफ्तार करके बंद किया हुआ है, लापता है, कहाँ गए हैं, नहीं गए हैं। सर, मेरा ये कहना सवाल आपसे रहेगा कि पहाड़, जंगल को काट कर, आदिवासियों को मार कर पर्यावरण कैसे बचाएंगे सर आप? असल में देखिए ये पर्यावरण बचाने की नीति ही नहीं है। ये जो पूंजीपति हैं उनको प्राकृतिक संसाधनों पे कैसे कब्जा उनको मिले, ये पूरा सरकार का ये प्रयास है। भाई कौन नहीं जानता है कि ये सरकार जो है वो अडानी और अंबानी जैसे पूंजीपतियों के लिए नीति बना रही है। तो किसान आंदोलन से तो साफ हो गया, क्योंकि किसान आंदोलन में जो नारे लगाए जाते थे उसमें ये भी नारा लगता था कि जो अडानी अंबानी का यार है गद्दार है, गद्दार है। तो ये बहुत साफ है कि जब से इस देश में नई आर्थिक नीतियां लागू हुई हैं, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण वाली, तब से निजी कंपनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है और उनकी मदद की जा रही है कि वो प्राकृतिक संसाधनों पे उनको अधिकार मिल सके। और चूंकि आदिवासी इसका विरोध करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो खनिज हैं वो आदिवासी इलाकों में, और पेड़ भी ज़्यादातर जंगल में है। तो जंगल में रहने वाले आदिवासी जहाँ खनिजों का भंडार है, वहाँ पे अमीर पूंजीपतियों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को वहाँ पे अधिकार मिल जाए खनन का या दूसरे प्राकृतिक संसाधनों पे स्वामित्व का। तो इसलिए सरकार को ये करना पड़ता है कि अगर वहाँ लोग विरोध कर रहे हैं तो वहाँ से आप उनको उनको हटाएंगे। वो नहीं हटेंगे तो आप लाठी चलाएंगे, गोली चलाएंगे। अभी देखिए मेधा पाटकर जी उड़ीसा में गई, रायगढ़ में, और उनको और बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को वहाँ जाने से रोक दिया गया कि ये बाहरी लोग। लेकिन जो वेदांत वाले अनिल अग्रवाल, जिनका ऑफिस इंग्लैंड में है, वो जब आते हैं तो आप उनको जमीन के बड़े बड़े आप पट्टे दे देते हैं विश्वविद्यालय बनाने के लिए। खैर वो विश्वविद्यालय बना नहीं तो वो तो चाह रहे थे कि भुवनेश्वर से पुरी तक की सारी ज़मीन उनको दे दी जाए, और वहाँ पे वो खनन करना चाहते थे बॉक्साइट का नियमगिरी में। और उन्होंने ये कारखाना बना लिया था कि बॉक्साइट का खनन करके एल्युमिनियम कैसे बनाएंगे लेकिन खनन का ठेका उनको नहीं मिल पाया क्योंकि वहाँ आदिवासियों ने विरोध किया। तो ये सरकार इन पूंजीपतियों की मदद करती है, आदिवासियों को हटा के, मार के, ताकि उसके बाद कंपनियों के लिए आसान हो जाए उन जगहों पे अपना साम्राज्य स्थापित करना। तो सर, एक चीज़ बताइए हमको, आप पर्यावरण की ही जब बात कर रहे हैं हमें, तो ठीक है, आप आदिवासी को मार रहे हैं, जंगल को काट रहे हैं, तो पर्यावरण का क्या होगा सर आगे? इसका पर्यावरण का किस तरह असर पड़ेगा इसका सर? अरे पर्यावरण पे तो उसका भयंकर परिणाम होगा। जैसे आप प्रकृति के साथ इतने बड़े पैमाने पे छेड़छाड़ करेंगे तो जाहिर है कि उससे नुकसान होगा। तो चाहे आप बड़े पैमाने पे पेड़ काटें या आप खनिज निकालें बड़े पैमाने पे, जैसे ये जो अमेरिका का राष्ट्रपति है ये तो कह रहा है कि हम और खोदेंगे, तो जितना आप खोदेंगे उतना नुकसान पहुंचाएंगे। और जलवायु परिवर्तन की स्थिति हम लोग देख ही रहे हैं कि अगर इसी तरह से प्रदूषण होता रहा और कार्बन उत्सर्जन होता रहा तो
वो दिन दूर नहीं है जब ये धरती रहने लायक नहीं रह जाएगी। लेकिन इसके बावजूद हम अपने जीवन शैली में परिवर्तन करने को तैयार नहीं हैं। और सरकारें भी जो ये विकास की नीति है जिसमें बड़े पैमाने पे जो जीवाश्म ईंधन है वो उनके इस्तेमाल को रोकने का कोई प्रयास कर रही हो, ऐसा नहीं दिखाई पड़ता। चाहे वो कोयले के बिजली के कारखाने हों या वाहन हो। आप देखिए कितनी अजीब बात है कि मानव की जनसंख्या पे चिंता होती है और इतना गाड़ी सड़कों पे गाड़ियों का जाम होता है, लेकिन गाड़ियों की जनसंख्या की पे रोक लगाने की कभी बात नहीं होती। नई नई कंपनियां आ रही हैं, नई नई गाड़ियां बना रही हैं, लेकिन सब बिक रही हैं क्योंकि तेल बेचना है। इस समय जो पूरी लड़ाई चल रही है इजराइल और ईरान के बीच में, वो पूरी इस बात के लिए है कि तेल के भंडारों पे किसका कब्जा रहेगा। तो ये बड़ी राजनीति है और इसमें दुनिया के देश अभी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो प्रदूषण को कम करे। ज़्यादा से ज़्यादा वो चाहते हैं कि इस तरह का विकास हो जिसमें प्रदूषण हो, और फिर उनको लगता है कि कभी न कभी वो इस प्रदूषण पे नियंत्रण पा लेंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब चीज़ें उनके नियंत्रण के बाहर हो जाएंगी। सर एक सवाल रहेगा मेरा, अभी आपने जब स्पीच दिया था, मैंने रिकॉर्ड किया सर उसको और हमारे दर्शक देखे भी उसमें उसमें आपने एक सवाल उठाया था कि युद्ध का सवाल उठाया था आपने, जो पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध चल रहा था। 2 दिन 3 दिन युद्ध चले सर, फिर युद्ध विराम हो गया। आपको बस्तर में सर आदिवासी माओवादी जिसको बोलते हैं जो लीड कर रहे हैं चीज़ों को, तो माओवादी जो लगातार युद्ध विराम और वार्ता की बात कर रहे हैं, 3 महीने से वार्ता की बात कर रहे हैं, लेकिन अंततः क्या किया गया कि उनके ही जो महासचिव थे उनको ही मार दिया गया और उसके अलावा जो उनके 27 जो कॉमरेड्स थे उनको हत्या कर दी गई सर। मेरा सवाल सर रहेगा सर कि जस्ट उस जब महासचिव की हत्या होती है सर, तो उसके बाद माओवादियों ने भी एक आईपीएस को बम से उड़ा दिया, मन हिंसाएं हुई सर। तो मेरा सवाल रहेगा सर कि जब वार्ता की से सरकार भाग रही है, क्यों भाग रही है? सेकेंड, अगर क्या वार्ता तभी होगी जब माओवादी बड़े पैमाने पर सरकार पर हमला करेंगे, सरकारी बल को मारेंगे, तब जाकर वार्ता होगी सर। देखिए ये जो भारत पाकिस्तान के बीच में भी हुआ, ये तो साफ है कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया है, क्योंकि वो कई बार कह चुका है। भले ही भारत सरकार 11 बार भले ही भारत सरकार जितनी सफाई दे कि ट्रंप का कोई हस्तक्षेप नहीं था, ये तो दोनों देशों के डीजीएमओ ने बात करके इसको युद्ध को रोका है। लेकिन अब तो इनका जो दोस्त है पुतिन, वो भी कह चुका है कि अमेरिका ने ही भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। तो इसका मतलब कि हमारे बीच का युद्ध रुकाने के लिए हमसे कोई ताकतवर चाहिए, और वो डोनाल्ड ट्रंप थे जिन्होंने रुकवाया। हालांकि एक ये बड़ा सवाल उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये युद्ध तो रुकवा दिया, लेकिन इजराइल को क्यों नहीं रोक रहे? इजराइल जो लगातार गाज़ा पे हमला कर रहा है, वहाँ उसने ये स्थिति बना दी है कि खाने पीने का सामान नहीं पहुँच रहा है, लोग भूख से मारे जा रहे हैं। उस युद्ध को रोकने में ट्रंप की कोई रुचि नहीं है, बल्कि इजराइल ने तो ईरान पे भी हमला कर दिया। तो इसको ट्रंप रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इसमें अपनी राजनीति है। लेकिन ये बात सही है कि अगर कहीं भी युद्ध की स्थिति है, और वही बात जो आप कह रहे थे बस्तर के लिए कि जो माओवादियों की तरफ से प्रस्ताव है कि बातचीत हो और सरकार नहीं कर रही है, तो सरकार का पलड़ा भारी है। तो जिस दिन सरकार के ऊपर कोई दबाव बनेगा, चाहे वो उस तरह के हमले से बने जैसा आप कह रहे हैं, या कोई और तीसरी शक्ति हो, तो फिर सरकार तैयार होगी इसके लिए। सर मेरा एक अंतिम सवाल रहेगा आपसे, मैं टाइम ले रहा हूँ आपका। ये आपने युद्ध की बात किया अभी, और पाकिस्तान भारत के बीच की युद्ध की बात किया सर आपने। आप देखें सर, एक चीज़ होंगे इस युद्ध में कि भारत के पक्ष में कोई भी नहीं था, इंक्लूडिंग नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका जैसे छोटे छोटे मुल्क भी भारत के साथ नहीं थे, और बांग्लादेश से तो बाकायदा साइबर अटैक भारत पर चल रहा था सर। पाकिस्तान के साथ सारे मुल्क थे। आखिर भारत की वह जो विदेश नीति थी, जो सदियों से हमारा नेपाल हजारों साल से हमारा सहोदर भाई जैसा रहा है, बेटी रोटी का रिश्ता रहा है, उस तक से सर हमारा संबंध खराब हो गया है। तो सर भारत की विदेश नीति को आप किस रूप में देख पाते हैं आज? नहीं, इसमें हमारा ही दोष है भाई। हम नेपाल के संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे थे ताकि तराई के मधेसी लोगों को ज़्यादा वहाँ उनको प्रतिनिधित्व मिले उनके संसद में। हाँ, कोई दूसरा देश हमारे देश में हस्तक्षेप करेगा तो हम परेशान होते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप
ने कह दिया कि मैंने युद्ध रुकवाया, तब हम परेशान होते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम छोटे मोटे देशों के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी दें, तो नेपाल तो इसलिए नाराज़ हुआ। और इसी तरह से जो बाकी पड़ोसी देश भी हैं, वो चीन के साथ उनके बेहतर संबंध हो गए, चीन के साथ उनका ज़्यादा व्यापार हो रहा है, तो हम उस तरह से अपने संबंध बना के नहीं रख पा रहे हैं। तो ये बिल्कुल हमारी विदेश नीति की असफलता है कि इस युद्ध में दुनिया का एक भी देश ऐसा नहीं था जो बड़ा देश हो, जिसकी कोई हैसियत हो, जो हमारे साथ खड़ा रहा। ज़्यादातर देश ये मान रहे थे कि क्योंकि हमने इस बात का कोई प्रमाण नहीं दिया कि जो पहलगाम में हुआ उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। भाई, बम्बई में भी एक घटना हुई, उसमें तो मनमोहन सिंह ने जो लोग घटना के लिए जिम्मेदार थे, अजमल कसाब या तहव्वुर राना, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसकी वजह से कसाब को तो फांसी हो गई, तहव्वुर राना आज भारत लाए गए। लेकिन इन्होंने पहलगाम को जिन्होंने अंजाम दिया, बजाय उनका पता लगाने के इन्होंने सीधे पाकिस्तान पे हमला बोल दिया। तो दुनिया को ये बात समझ में आई कि ये जो इनका कदम है ये तार्किक कदम नहीं है, और ये पूरे दुनिया को ये समझाने में असफल रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद का संरक्षक है। जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान तो असल में आतंकवाद से पीड़ित है। ये ज़रूर है कि वहाँ की मिलिट्री और आईएसआई आतंकवादियों को संरक्षण देती है, लेकिन वहाँ की सरकार और वहाँ की आम जनता वो बिल्कुल आतंकवाद के पक्ष में नहीं है। तो हमारी कोशिश तो ये होनी चाहिए थी कि हम पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आम जनता को अपने साथ लाएं और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ें। लेकिन इसके बजाय हमने पाकिस्तान पे ही धावा बोल दिया, और फिर 3 दिन में हमको लड़ाई बंद भी करनी पड़ी। तो मोदी के अपने ही समर्थक उनसे नाराज़ हैं कि आपने लड़ाई जल्दी क्यों बंद कर दी। लेकिन ये अच्छा हुआ, क्योंकि अगर लड़ाई लंबी चलती तो हो सकता है कि रूस यूक्रेन या इजराइल गाज़ा की तरह फिर हम लंबे युद्ध में फंस जाते हैं। सर आपने जवाब देते हैं समय में एक क्वेश्चन छेड़ दिया सर। आपने कहा कि इसे कसाब को ने बम ब्लास्ट किया था मुंबई में। सर कसाब ने बहुत लोगों को मारा मुंबई में, उनको लोगों को, और जब उनकी रजिस्ट्रिंग हुई तो उनको किसी ने मारा नहीं सर, उनको उठा करके जेल में डाला गया, न्यायालय में लाया गया और न्यायालय ने उसको जो सजा देना था न्यायालय ने सुनाया। सेकंड सर थोड़ा और पीछे जाए सर, हम 70-80 साल पहले सर, अगर तो एक व्यक्ति हुए थे जिसके नाम पर आज ये गांधी संग्रहालय बना है, महात्मा गांधी। उनकी भी हत्या सर एक गोडसे ने किया था, और उनको भी पब्लिक ने पकड़ लिया था सर। उनके जो साथी थे, उनके जो कॉमरेड्स थे गांधी जी के, तो उनको उन्होंने मारा नहीं सर, उनको उन्होंने सीधा पुलिस के हैंड ओवर किया, पुलिस थाना में ले गई, कोर्ट में प्रोड्यूस किया, कोर्ट ने अपना जो देना था, डिसीजन देना था, उन्होंने दिया, चाहे फांसी हो, रिहा हो, सजा हो, जो भी हो। सर ऐसा क्या हो गया सर कि आज किसी भी आदिवासी को पकड़ते हैं, सीधा इनकाउंटर करते हैं, गोली मार देते हैं। अभी सर छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क एरिया है सर, वहाँ पर एक बीजापुर के आसपास सर, वहाँ पर कई आदिवासी को पकड़ा गया सर, जो लीडर थे, माओइस्ट लीडर थे, भास्कर नाम था सर उनका, सुधाकर नाम था सर, उनको सीधा जिंदा पकड़ के सर मार दिया गया। यहाँ तक कि बासवराज जो कि महासचिव थे और जिनकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान थी सर, उनको भी पकड़ के गोली मार दिया गया। आखिर भारत की जो सैन्य नीति है, इसमें इतना बदलाव कैसे आ गया कि गांधी के हत्यारे को तो कोर्ट प्रोड्यूस करते हैं और आदिवासी के लोगों को सीधा गोली मार दी जाती है बजाय कोर्ट प्रोड्यूस करने के? ऐसा क्या हो गया सर? क्योंकि देखिए, ये नरेंद्र मोदी की सरकार आने के पहले जो सरकारें थी वो थोड़ा बहुत संविधान को मानती थी और कानून और व्यवस्था के हिसाब से चलती थी। इसलिए किसी भी अपराध करने वाले को, एनकाउंटर तो पहले भी होते थे, लेकिन आम तौर पे किसी भी अपराध करने वाले को पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, न्यायालय में मुकदमा चलता है और फिर सजा होती है। और हमारे संविधान की का अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के सामने सब बराबर है। उसमें ये नहीं लिखा है कि सारे भारतीय नागरिक बराबर हैं, कानून के सामने सभी इंसान बराबर हैं। इसीलिए कसाब को भी वो सुविधा मिलती है कि उसके खिलाफ मुकदमा चलता है और मुकदमे के बाद सजा होती है, तब वो फांसी पे चढ़ाया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने से क्या हुआ है कि ये एक ऐसी पार्टी है जो भारत के संविधान को मानती नहीं। वो प्रतीकात्मक रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान कर देते होंगे, और कहने को संविधान की बात करते हैं, लेकिन असल में संविधान को नहीं मानते हैं। तो जो संविधान नहीं मानेगा वो कानून व्यवस्था को क्यों मानेगा? तो ये एक ऐसी हिंदुत्व
विचारधारा की वर्चस्ववादी सोच है, जो जिसको लगता है कि जो हम कहेंगे, जो हम चाहेंगे वही कानून होगा। तो देखिए आप, इनके शासन में बहुत सारी मॉब लिंचिंग की घटनाएं, एनकाउंटर की घटनाएं। अब योगी आदित्यनाथ को लें, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। वो कहते हैं कि जो अपराध करेगा उसको ठोक दिया जाएगा। यानी उनको यही नहीं समझ है कि लोकतंत्र के अंदर हमारे एक विधायिका है जो कानून बनाती है, एक कार्यपालिका है जो उसको लागू करती है, और एक न्यायपालिका है जो कोई भी मामला हो उसमें मुकदमा दर्ज होता है, वो फैसला करती है। ये चाहते हैं कि न्यायालय की भी भूमिका यही अदा करें। मतलब ये मन से कह देते हैं कि अगर कोई लव जिहाद करेगा, यानी कोई मुस्लिम नौजवान किसी हिंदू लड़की से प्यार करेगा, शादी करेगा, तो उसकी राम नाम सत्य की यात्रा निकलेगी। भाई ये तो आप किसी को धमकी दे रहे हैं। तो किसी ने अपराध अभी किया भी नहीं है, या किसी ने किया है मान लीजिए, तो सजा आप ही सुना दे रहे हैं कि ठोक दिया जाएगा। अभी उस अपराधी का जुर्म साबित नहीं हुआ कोर्ट में, और योगी सरकार कह रही है कि हम ठोक देंगे। और 200 से ज़्यादा एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए, वही बस्तर में हो रहा है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आ गई हैं, इनको ये समझ नहीं है। मतलब वो जानती हैं वो जो कर रही हैं, वो जानबूझ के ये कर रही हैं, लेकिन अपने लोकतंत्र के अंदर जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की भूमिकाओं में एक जो ये है, अलग अलग भूमिकाएं हैं, सबको अपनी अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। इस बात को ये लोग नहीं मानते हैं। यही सजा भी दे देते हैं, और सुना भी देते हैं, और सजा दे भी देते हैं। सजा भी यही तय हाँ, किसी को अपराधी बता देंगे और उसको गोली भी मार देंगे। ठीक। सर, एक सवाल मेरा और है सर, टाइम देने से आपसे। अ, आपने सवाल उठाया सर, इसमें अभी अभी एक लेख लिखा गया था राहुल गांधी की तरफ से। उन्होंने बताया सर कि 5 तरीके हैं जिस कारण की चुनाव जो है उसमें हेरा-फेरी हो रही है। उस 5 चुनाव में आपको एक चुनाव आयोग का जो है अपहरण हो गया, एक तरह से कहा जाए तो किडनैपिंग हो गया है। इसके अलावा बहुत बताया है। मतलब ये है कि चुनाव में आप लड़ करके अब किसी को हटा या गिरा नहीं सकते हैं, मोदी को नहीं हरा सकते हैं। और नेहरू एक बहुत बड़े पैसा वाला आदमी थे, लेकिन उन्होंने ऐसा संविधान बनाया कि एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन आज 70-80 साल के बाद स्थिति ये हो गई कि अब चाय वाला इस प्रधानमंत्री बनने के बाद अब ये स्थिति हो गई, राजा महाराजा भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है सर देश में अब, मोदी की इच्छा के विरुद्ध। तो सर ऐसे में आप जब बोल रहे हैं कि सर कि चुनाव करके आप उंगली बटन दबा करके आप या नोटा दबा करके आप संविधान को में रक्षा कर सकते हैं, बचा सकते हैं, देश में नियम पालन करा सकते हैं सर, तो ये कैसे मुमकिन होगा सर? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नोटा कोई समाधान है। नोटा समाधान तब हो सकता है कि जब नोटा में सबसे ज़्यादा वोट पड़े और आप पूरे चुनाव को खारिज करके नए उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए कहें। लेकिन अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है, इसलिए नोटा कोई उपाय नहीं है। इसमें जो जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था कि अगर हमारे लोकतंत्र में कोई कमी है, कोई खराबी है, भ्रष्टाचार है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसी का विरोध करने लगे। हम खराब राजनीति को अच्छा करने के लिए हम और अच्छी राजनीति करेंगे, ये इसका उपाय है। तो जो कुछ भी ह्रास हुआ है राजनीति में, उसका जवाब सिर्फ एक ही है कि सही किस्म की राजनीति को सामने लाना पड़ेगा। सर एक सवाल मैं और टाइम लूँगा सर, आपका थोड़ा सा ले रहा हूँ। सर मेरा एक सवाल रहेगा, जब आप बोल रहे हैं कि इसे नए तरीका का लाना ईजाद करना चाह रहे हैं सर आप, तो नई तरीके की जब ईजाद की बात आ रही है सर, तो मैं ये जो आप सर एक चीज़ देखे होंगे सर कि जब अंग्रेज भारत में आया था तो उन्होंने भारत में एक सेफ्टी वाल्व की स्थापना किया था, जिसको कांग्रेस बोला गया, जिसमें कि लोग गुस्सा जो था वो निकलता था। आज सर आप अगर मोहल्ले में अगर बिजली नहीं आ रही है 2 घंटे से, अगर आप धरना बैठ जाएगा तो वो पुलिस मारते-मारते थाना ले जाती है सर। आपकी हत्या कर सकती है पुलिस, आतंकवादी बना सकती है पुलिस सर आपको। तो आप बिजली से इस्तेमाल पर भी जब सवाल नहीं उठा सकते, यहाँ पटना सेलकॉम सर हज़ारों छात्र बीपीएससी के री एग्ज़ाम की माँग लेकर के डटे रहे सर। सारे लोग राहुल गांधी तक वहाँ पहुँचे सर, माँग नहीं मानी गई, माँग नहीं सुनी गई। सर जब आप ऐसे में सेफ्टी वाल्व जैसा चीज़ भी नहीं ले रहे हैं, लोगों का आक्रोश जाएगा जब, तो अच्छी राजनीति का मतलब सीधा माओवादी राजनीति हो जाता था सर, हथियार उठाना पड़ेगा ना सर तब तो। और क्या रास्ता बचता है लोगों के पास? नहीं, ये बात तो सही है। अगर लोगों के जो संवैधानिक अधिकार हैं विरोध प्रदर्शन करने के, अपनी बात को रखने के, अगर सरकार उसको नहीं मानेगी, तो और सरकार हिंसा से उसको दबाने की कोशिश करेगी, तो प्रतिहिंसा होगी। ये तो बात सही है। सर मेरा एक अंतिम सवाल सर, बिल्कुल सर था।
एक आदिवासी के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे सर, जिसको कि धरती आबा कहते हैं सर, बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के सर लड़े वो सर, और उनके ही कई मुंडा लोगों को, दोस्त थे, साथी थे उनको उनको फुटा करके 500 रुपया, उसमें 500 रुपया बहुत महत्व हुआ करता था सर। आज से 125 साल पहले 500 रुपया उसको इनाम रख करके सर बिरसा मुंडा के सर पर उनको अरेस्ट किया गया, उनकी हत्या की गई। ठीक सर यही चीज़ आज हो रही है हर आदिवासियों या माओवादियों के कपार पर। 5 लाख मिनिमम है सर, और 10 करोड़ 15 करोड़ तक की राशि जो है मैक्सिमम डाल दी गई है सर। तो क्या लगता है कि ये जो बिरसा मुंडा की जो विरासत थी अंग्रेजों ने दिया था, और बिरसा मुंडा की अपनी विरासत थी जो उनके साथियों ने अपनाया था, इन दोनों के बीच टकराव चल रहा है सर आज, जहाँ पर इनाम रखे जा रहे हैं 10-10 लाख रुपया, 10-10 करोड़ रुपया। नहीं, बात सही है। तरीका देखिए, जो भी सरकारें होती हैं उनके तरीके तो वही होते हैं, और ये जो हमारी जो सरकारें हैं इनको तो ये सत्ता विरासत में मिली है। तो इसीलिए आप देखिए कि हमारे बहुत सारी धाराएं वगैरह सब वही चली आ रही हैं जो अंग्रेज़ों ने बनाई थी, बहुत सारे कानून और धाराएं वगैरह। तो ये उस समय का भी तरीका था और आज भी वही तरीका है। सर लास्ट सवाल सर, बिल्कुल। अब सवाल नहीं पूछूंगा इससे आगे सर। अ, आप अमित शाह बार बार कहते हैं, और आप भी पूरी दुनिया घूमे हैं सर, अमित शाह बार बार कहते हैं कि 31 मार्च 2026 तक बस्तर से ही नहीं पूरे देश से माओवादियों को मिटा देंगे, भगा देंगे, खत्म कर देंगे। सर आपको उनकी इस घोषणा में कितनी सच्चाई दिखती है सर? भाई, इन्होंने तो आते ही ये भी कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, है ना? तो इनके कहने मिल गया सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जी, ये हैं संदीप पांडे जी, मेरे से बार अवार्डेड हैं, और पूरी दुनिया घूमे हैं, पूरी दुनिया को जानते हैं, पूरी दुनिया को से इन्होंने सीखा है। पर्यावरण पर काफ़ी इनका अच्छा काम है, और आज हमारे इनसे जो बातचीत हुई है, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक इसको देखें। ये गांधी संग्रहालय में हमारी बातचीत हुई है, और हम चाहेंगे कि आप इसको देखें और महसूस करें, और अपने हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।